जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और दोस्त, आप सारे साथियों का स्वागत है टारगेट बैच में। आप जानते हैं कि इसमें हम एक दिन का एक टारगेट सेट करते हैं और कोई बातें नहीं होती, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सिर्फ उस बात पर चर्चा होती है। और उम्मीद करेंगे आप बहुत एकाग्रता रखते होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। और आज का हमारा टारगेट होने वाला है करजन और बंगाल विभाजन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे बिना किसी समय गवाए। और करजन जो कि साथी आपका 1898 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। आप सबको पता होना चाहिए 1858 के एक्ट से जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा था, तो ये वायसराय था। इसके आने से पहले एक घटना घटित हुई थी पुणे में। पुणे में प्लेग बीमारी फैल गई थी, तो पुणे में प्लेग बीमारी फैलने की वजह से और वहाँ लोगों के साथ में फिर भी उनसे टैक्स वगैरह वसूला गया। तो वहाँ एक कमिश्नर था उस दौरान पे जिसने ये किया, वाल्टर चार्ल्स रैंड। लोगों के साथ इसने बहुत बदसलूकी की थी। इसकी वजह से इसकी हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने। क्या नाम है उनका? चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु मतलब चापेकर भाई। और कौन कौन थे? दामोदर चापेकर थे, बालकृष्ण चापेकर थे और वासुदेव चापेकर थे। तो इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी। और इसी दौरान आपका चार्ज मिलता है करजन को। तो करजन सबसे पहले तो भारत में बनाता है एक पुलिस आयोग। बहुत पूछा जाता है पुलिस आयोग कब बना? 1902 में, अध्यक्ष एंड्रू फ्रेजर। इसी के समय दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार आपको पता होना चाहिए। प्रथम दिल्ली दरबार जो था वह आयोजित हुआ था आपका लिटन के टाइम पर 1877 में। ये दूसरा है आपका जो कि एडवर्ड सेवंथ ब्रिटेन का राजा बन रहा था और ये लोग भारत में वेलकम करते थे उसका। बहुत पैसा बहाया जाता था हम इंडियंस का। विश्वविद्यालय कानून इसने बनाया जिसका विरोध किया आशुतोष मुखर्जी ने। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून बहुत पूछा जाता है किस वर्ष में आया था। जो मॉन्यूमेंट्स थे प्राचीन, जैसे कि मॉन्यूमेंट का एक उदाहरण आप लिखें, सोचें जरा। जैसे कि लाल किला आज मॉन्यूमेंट है। ठीक है, आपका विक्टोरिया मेमोरियल एक मॉन्यूमेंट है। आपका अगर हम बात करेंगे ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है। तो उन मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, लेकिन करजन को इतिहास में याद रखा जाता है बंगाल पार्टीशन के लिए। तो जो बंगाल पार्टीशन था ये अंग्रेजों की नीयत थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक फूट पैदा करनी है। और आप जानते हैं उसमें वो कितने कामयाब हुए। आज देश में हालात आप देखते होंगे, लोगों के अंदर बहुत भेदभाव है इस बात को लेकर के। उन्होंने क्या किया? बंगाल, आप जानते हैं बंगाल की अगर हम बात करें, ठीक है, बंगाल, तो बंगाल जो था हमारा, बंगाल, तो बंगाल में ये था, ये वाला हिस्सा जो है बंगाल, इन्होंने इसको इस तरह से बांट दिया दो हिस्सों में। आप देखते होंगे, देखिए पश्चिम बंगाल भारत की किस दिशा में है? तो आप कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल तो भारत की पूर्व दिशा में है, तो फिर उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बांग्लादेश के पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है? क्योंकि ये जो ईस्टर्न हिस्सा था और ये वेस्ट बंगाल था, ये ईस्ट बंगाल था। तो ये वेस्ट बंगाल क्यों हो गया? क्योंकि ये ईस्ट बंगाल बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया। पहले तो पाकिस्तान बना था 1947 में और 1971 में बन गया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पश्चिम में होने की वजह से इसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। तो इन लोगों ने बंगाल का विभाजन किया दो हिस्सों में। और दो हिस्से कौन कौन से बांटे? एक ईस्ट बंगाल और एक आपका बांट दिया इन्होंने वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में जो आबादी थी वो थी 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम थे। और दूसरा जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदू आपका ज़्यादा थे और मुस्लिम कम थे। ये इसी वजह से इन्होंने किया कि भाई कोई किसी तरह का इन लोगों के बीच में एक भेदभाव उत्पन्न हो। ठीक है, जो पूर्वी बंगाल था इसमें क्षेत्र उन्होंने दिए असम। एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, राजधानी इसकी ढाका थी और यहाँ पर एक जिम्मेदारी दे दी एक अधिकारी ब्लूमफील्ड फुलर को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था इसकी राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता उन दिनों। और यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी आपका एंड्रयू फ्रेजर को जो पुलिस आयोग संभालता था। देश की कुल आबादी उस समय 40 करोड़ थी और बंगाल की आबादी 8 करोड़ थी। यानी बंगाल उस बंगाल क्षेत्र भारत की 1/5 पॉपुलेशन को उस समय पर धारण करता था। आज का जो बंगाल है उस समय के बंगाल की तुलना में हम देखें तो उस समय पे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आज का बांग्लादेश, आज का असम, ये सब बंगाल क्षेत्र में ही आता था। असम 1874 में अलग हो गया था। तो ये जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई ये जनता के सामने हुई 19 जुलाई को, जनता के सामने प्रस्तुत हुआ। और अखबारों में जो खबर आई वो आई 20 जुलाई को।
इसीलिए दोनों डेट आ जाती हैं कभी कभी एग्जाम में, 19 और 20 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, इनको आपको कभी भी भूलना नहीं है। जनता के सामने पेश किया और अगले दिन ही इसको अखबारों में निकलवा दिया, जनता को नज़रअंदाज कर दिया गया कि भाई जनता क्या चाहती है। तो इसके विरोध में जब ये खबरें अखबार में आ गईं तो 7 अगस्त को भारतीयों ने चलाया स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने से पहले इन चीज़ों को जानना होगा कि ये जो बंगाल विभाजन था किसके दिमाग की उपज था? वेडनबर्न। आपको याद होगा वेडनबर्न कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष है। राज्य सचिव था इस समय पर आपका, राज्य सचिव आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। 1858 का जब एक्ट आया था तो कंपनी ने शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे अपने हाथों में ले लिया था और एक पद बनाया था राज्य सचिव, यानी कि स्टेट सेक्रेटरी। तो ये समय पर रिजले था। वायसराय कर्जन है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। वायसराय कौन था? कर्जन था। लक्ष्य सिर्फ एक था, सांप्रदायिकता को जन्म देना। सांप्रदायिकता को जन्म देना यानी कि बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि लोग संप्रदायों में बट जाए। और अखबारों में लागू कब हुआ? 20 जुलाई को, लेकिन आपका जनता में, आम जनमानस में इसको लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर को। इसी दिन हम हिंदू और मुसलमान भाइयों ने आपस में कस्में खाईं, हमने शोक दिवस मनाया, राखी बांधी एक दूसरे को कि हम कभी अलग नहीं होंगे, अंग्रेज चाहे कितना भी चाहें। लेकिन अंग्रेज अपनी मंशा में कामयाब हुए और फिर बाद की पॉलिटिकल पार्टीज ने वो बीज बोया अपने वोट बैंक के लिए। तो वंदे मातरम गाया गया 16 अक्टूबर को कि भाई हम सब साथ हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला लिखा। अमार सोनार बंगला हमने स्टैटिक जीके में आपको बताया था। बताइए कहाँ का साथी ये आपका राष्ट्र गान है? तो अमार सोनार बंगला ये बांग्लादेश का है। इसी समय पे एस स्वामी ने सुदेश गीतम, दक्षिण में बहुत प्रचलित है, इसको लिखा। और प्रस्ताव इसका आया था जुलाई 1903 में ब्रिटिश संसद में, बंगाल विभाजन होना चाहिए। और फिर 19 जुलाई और 20 जुलाई को इसको खबरों में ला दिया गया, 16 अक्टूबर को इसको लागू कर दिया गया। लेकिन भारत में बहुत विरोध हुआ इसका, जगह जगह पर बहुत विरोध हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश सरकार ने बाद में क्या किया था। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तीसरा, इस समय पे गवर्नर था हार्डिंग सेकंड। कौन था? हार्डिंग सेकंड। तो जॉर्ज पंचम इंडिया आया, आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखे गए जनगण मन पर भी लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जनगण मन अधिनायक जया है। तो वो कह रहे हैं कि वो उसमें जॉर्ज पंचम की तारीफ कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो बंगाल विभाजन एक विरोध के तहत कब रद्द हुआ? लागू हुआ था 1905 में, रद्द हुआ 1911 में। इसी समय पर जॉर्ज पंचम में राजधानी आया था, दिल्ली बनाने की घोषणा की। तो पहले राजधानी होती थी भारत की कलकत्ता, लेकिन उन्होंने बोला अब दिल्ली बनाएंगे, उधर मूवमेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वो सेंटर में भी नहीं है, तो दिल्ली बना लीजिए। तो दिल्ली को घोषणा की गई 1911 में और दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। लेकिन कभी भी नई दिल्ली से कंफ्यूज नहीं होंगे, नई दिल्ली शहर ही नहीं था तब। नई दिल्ली शहर को तो बसाया गया है 1927 में, और ये नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। कब? 1931, 1931 में। अब हम आते हैं बंगाल विभाजन के बाद में जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला, ठीक है, या उससे पहले जो आंदोलन चल रहा था उसका क्या आपका रूप है। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट था आपका। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ आपका? देखिए इसके कई स्टेप हैं। एक स्टेप तो कहा जाता है उग्रवादी चरण, ठीक है, एक कहा जाता है उदारवादी चरण, एक राष्ट्रवादी चरण है और एक गांधीवादी युग है। तो ये कैसे, इसको समझना है आपको। उग्रवादी चरण से मतलब था, देखिए इसमें क्या था, कई लोग थे, जैसे नरमपंथी लोग थे। मैंने कहा था 3P पॉलिसी थी इनकी। ये लोग किस में विश्वास रखते थे कि ब्रिटिश सरकार को प्रार्थना पत्र लिख दो, समाचार पत्रों में कोई खबर निकाल दो उनके लिए। कोई सक्रिय आंदोलन ये कभी नहीं करते थे, यानी कि एक्टिव मूवमेंट कभी नहीं करते थे। गर्मपंथी जो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बोलते थे सक्रिय आंदोलन होना चाहिए, हमको आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा विदेशी वस्तुओं का, ब्रिटिश सरकार की चीज़ों का, हड़तालें भी हमको करनी पड़ेंगी, लेकिन अहिंसा का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अहिंसा का। तो ये हुए आपके गर्मपंथी। लेकिन एक थे रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। तो रिवॉल्यूशनरी पर्सन क्या कहते थे, एक एक्टिव मूवमेंट भी होना चाहिए, बॉयकॉट भी करना पड़ेगा हमको, स्ट्राइक भी करनी पड़ेगी और वायलेंस भी करना पड़ेगा, हिंसा भी हमको करनी पड़ेगी। बगैर हिंसा के हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं।
वहीं पे गांधीवादी विचारधारा आई। गांधीवादी विचारधारा में क्या था? सत्य का साथ रखो, अहिंसा का पालन होगा और सत्याग्रह। ये गांधी जी के 3 सिद्धांत हैं। थम्स अप करके एक बार सोचना खुद कि भाई इसके बारे में आप अच्छा विचार कर पाए कि कौन सा मूवमेंट क्या है। तो नरमपंथी कोई सक्रिय आंदोलन नहीं, गर्मपंथी सक्रिय आंदोलन करते थे, क्रांतिकारी हिंसा में विश्वास रखते थे, गांधीवादी आपका अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसी हिसाब से इसको बांटा गया। उदारवादी चरण कांग्रेस की स्थापना से बंगाल विभाजन तक का। जब बंगाल विभाजन हो गया और आपका ऐसे समझिए कि आपका जो घटना हुई असहयोग आंदोलन, उससे पहले तक का जो समय है वो उग्र राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद समझते हैं ना? देश के लिए, यानी कि देश हमारे लिए प्रथम है, यही राष्ट्रवाद है। और गांधी युग चला जब गांधी जी 1915 में हालांकि आए, लेकिन गांधी जी की जो इमेज देश में बनी वो 1919 में बड़ी इमेज बनी, क्योंकि चंपारण में वो सफल हो गए, अहमदाबाद और खेड़ा में वो सफल हो गए 1918 में। चंपारण उन्होंने 1917 में किया, तो 1919 में एक बहुत अच्छी इमेज बन चुकी थी। और वहीं से कहते हैं गांधी एरा की शुरुआत हुई, इसको बोलते हैं गांधी एरा, गांधी युग। बात क्लियर है? ये तो हमने बताया हमारे आंदोलन किस तरह से चलते थे। लेकिन अभी आपने देखा था जब बंगाल विभाजन हुआ, किस डेट को लागू हुआ था? अखबारों में कब आया ये बताओ पहले तो। बंगाल विभाजन की खबर अखबारों में कब आई, जनमानस तक कब पहुंची? तो आप कहेंगे 20 जुलाई को। तो इसके बाद से ही हमारे आंदोलनकारी मंथन करने लगे कि भाई इसका विरोध करना पड़ेगा। तो इन्होंने चलाया एक स्वदेशी मूवमेंट या बायकॉट मूवमेंट, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायकॉट मूवमेंट। तो ये बायकॉट जो मूवमेंट था, बायकॉट मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट जो था, ये बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई कि भाई हमको विरोध करना है और स्वदेशी आंदोलन शुरू करना है, जिसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। इस प्रपोजल को लेकर के आए थे कृष्ण कुमार मित्र, और इस सभा के अध्यक्ष थे मनिंदर चांद। और लोग लगभग 50,000 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आप समझ सकते हैं उस समय पर कितनी बड़ी भीड़ ये रही होगी 120 वर्ष पहले। अधिवेशन इस समय पर चल रहा था कांग्रेस का बनारस का अधिवेशन। ठीक है, उस अधिवेशन में भी बोला गया कि भाई बंग भंग, यानी बंगाल को जो भंग किया जा रहा है, बंगाल विभाजन का विरोध हम करते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन का उद्देश्य सिर्फ एक था कि बंगाल विभाजन का जो डिसीजन है ये रिटर्न होना चाहिए, वापस होना चाहिए। इसलिए स्वदेशी आंदोलन चला गया। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ? जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी, नमक हो, चाहे आपका वस्त्र हो, शिक्षा हो, चीनी हो, सबका बायकॉट हम करेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी बांधव समिति एक बनी अश्विनी कुमार दत्त में कि भाई स्वदेशी को अपनाने वाले लोग आपस में बंधे, एक बंधु की तरह रहें। अगर आप विदेशी चीज़ों को छोड़ रहे हैं तो आपको पता होगा मैकाले 1834 में विधि आयोग बना, तो अंग्रेजी शिक्षा भी भारत में पनप रही थी। तो इन्होंने कहा नहीं, हम अपनी शिक्षा प्रणाली भी अपनाएंगे और शिक्षा भी हमारी अपनी होगी। तो इसके लिए डॉन सोसाइटी बनी थी कलकत्ता में सतीश मुखर्जी के नेतृत्व में। बंगाल विभाजन के बाद में कि भाई इनके कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने कॉलेज बनाएंगे। तो बंगाल पार्टीशन के बाद में पहला स्वदेशी कॉलेज भी खुला रंगपुर में। अब हमारी शिक्षा किस तरह से होगी, इसके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी बनाई गई। जैसे गवर्नमेंट लेके आती है ना, अभी एनईपी लेके आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि भाई किस तरह से हमारा शिक्षा होना चाहिए बच्चों का, किस तरह से उसमें पाठ्यक्रम होने चाहिए, किस तरह से उसको ग्रेजुएशन प्रोग्राम कराएंगे, किस तरह से 12th के बाद क्या होगा, तो ये एन आपका गवर्नमेंट तय करती है। तो इन्होंने बोला हम अपनी शिक्षा परिषद बनाएंगे और स्वदेश की वस्तुओं का प्रचार प्रसार हो। कौन सी वस्तुएं विदेशी हैं जिनका बहिष्कार करना है, तो इसके लिए बहुत जगह पर आपका स्वदेशी प्रचारणी सभा ने काम किया। पुणे में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को चला, ये स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को चला रहे थे हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पंजाब में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अजीत सिंह ये भगत सिंह जी के चाचा जी हैं। क्या बोलोगे? 1906 में बंगाल में नेशनल कॉलेज जो था उसके प्राचार्य अरविंद घोष बनाए गए थे और बहुत कम वेतन पर इन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। बंगाल विभाजन का जो इतना विरोध चल रहा था, तो इसके लिए ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया जिसका नाम था कार्लाइल, कि भाई ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इनका तुम सप्रेस करो, इनको दबाओ इनको। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगता था कि भाई हमारे जो हित हैं वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरे होंगे, और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस के लोग कभी भी मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर बीच डाल दिया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्योंकि आपको पता है उन्होंने क्या बुला लिया था, एक
मिंटो से मिलने के लिए एक डेलीगेशन गया था मुस्लिम लीग का, तो उसने बताया कि भाई तुम्हारे हित पूरे नहीं करेंगे, तुम इनके साथ मत रहना। बंगाल में एक आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हुई कि भाई अब हमारे बच्चों को जो है एक आपका टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत होगी। ओके। इसी दौरान भारत माता एक है, उसको बांटा नहीं जा सकता, भारत माता का चित्र बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फैमिली से थे। और ये स्वदेशी आंदोलन 1908 तक आते आते क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया। क्या कारण थे निष्क्रिय होने के? जो नेता इसको लीड कर रहे थे, जैसे कि अरविंद घोष थे, इन पर अलीपुर षड्यंत्र का मामला लगा दिया गया, ठीक है, बंदूकों के आने का मामला, और तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। विपिन चंद्रपाल जी ने संन्यास ले लिया। कांग्रेस में फूट पड़ गई 1907 में, आपको पता होगा। बताइए किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें पड़ गई थी फूट, ठीक है। तो उनको लगा कि यार अब तो मूवमेंट कैसे चलेगा, तो ये मूवमेंट के कमजोर होने के कारण रहे। लेकिन तीसरे दिल्ली दरबार में क्या हुआ, बहुत सारी घटनाओं की वजह से, वो घटनाएं क्या थी हम आपको बताएंगे अभी। क्यों ब्रिटिश सरकार फिर दबाव में आई? अगर स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय हो गया था, फिर क्यों उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था तीसरे दिल्ली दरबार में। और हम आपको बताएंगे बंगाल में एक संगठन था, उसका नाम था अनुशीलन समिति, 1902 में। इन लोगों ने कहा था कि भाई इसमें एक व्यायामशाला भी होगी, लोग आएंगे, क्रांतिकारी लोग एक्सरसाइज करेंगे, उनकी बाजुएं मजबूत होंगी तभी तो लड़ पाएंगे। ऐसी ही व्यायामशाला मिदनापुर में खुली, कलकत्ता में। इसके संस्थापक थे पुलिनदास, प्रमथनाथ मिश्रा इससे जुड़े हुए थे। चितरंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु हैं, वो भी इसी संस्था से जुड़े हुए थे। तो ये बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कि हमको स्वाधीनता के लिए लड़ना है, ये कुछ संगठन थे। अनुशीलन समिति उसी की शाखा है आपका क्या, व्यायामशाला। ढाका में भी इसकी एक शाखा खुली, उसका नाम था क्या बोलेंगे, पुलिन बिहारी दास जी ने उसकी स्थापना की। कलकत्ता में भी एक शाखा खुली, प्रमथनाथ मिश्रा, सरला देवी, अरविंदो घोष, ये सब थे, ठीक है। इसी के सदस्य बने फिर बाद में बारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के भाई हैं, अभिनाथ भट्टाचार्य। और इन तीनों ने एक युगांतर पत्रिका शुरू की। युगांतर पत्रिका में क्या होता था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे जाते थे और क्रांतिकारी बनने के लिए जोर दिया जाता था। तो 1906 में बांग्ला भाषा में साप्ताहिक ये शुरू हुआ। 1913 में लोगों ने इसकी शाखा पटना में खोली, सचेंद्रनाथ सान्याल को ये काम दिया। हेमचंद्र कानूनगो पेरिस भेजे गए, इसी संस्था के सदस्य थे कि भाई तुम पेरिस जाओ और हथियार बनाना सीख के आओ, और तुम अगर हथियार बनाना सीख जाओगे तो हम यहाँ अपने लोगों के लिए हथियार बनाएंगे और फिर ब्रिटिश सरकार से लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे ब्रिटिश सरकार से। तो ये क्या रहा आपका, हमने आपको बताया अनुशीलन समिति की ये शाखाएं हैं और उनके सदस्य हैं, ठीक है। अब हमने कहा था आपसे कि यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, हमने आपसे एक बात कही कि ये कारण होता अरविंदो घोष को गिरफ्तार कर लिया गया अलीपुर षड्यंत्र मामले में। तो अलीपुर षड्यंत्र मामला क्या था? अलीपुर षड्यंत्र मामला, ये जिसको हम मुरारीपुर या मणिकोटला बम कांड भी कहते हैं, ठीक है। दरअसल में इसमें क्या था कि आप सबको पता होना चाहिए, अलीपुर षड्यंत्र के मामले में एक फैक्ट्री थी जिसमें हथियार बनाने का काम होने लगा, क्योंकि सीख के आए आपका हेमचंद्र। तो उस फैक्ट्री के बारे में सूचना मिल गई आपका अंग्रेजों को, तो फैक्ट्री का सामान तो छुपा दिया गया, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे वहां पर एक पुलिस वाला गवाह बन गया, नरेंद्र गोसाई। उसने पुलिस के पक्ष में गवाह दे दी, यानी कि उसने कहा हाँ ये लोग इस तरह के टारगेट बना रहे हैं। लेकिन इसी व्यक्ति की तुरंत हत्या कन्हई लाल सत्येंद्र चाकी ने कर दी, ठीक है। तो इसके बाद तो ब्रिटिश सरकार को लगा यार हमारे पक्ष में कोई गवाही देगा और उसको मारेंगे तो इन लोगों पर तो कमांड कसनी जरूरी है। तो अनुशीलन समिति से सदस्यों पर यह मामला आपका अलीपुर षड्यंत्र मामले के नाम से चलाया गया। इसमें कुल 38 लोग थे, जिसमें सबसे मुख्य हैं बारिंद्र घोष और अरविंदो घोष, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो कभी पूछे अलीपुर षड्यंत्र मामला किस पर चला था? अनुशीलन समिति के सदस्यों पर, क्योंकि एक फैक्ट्री में गन बना रहे थे। और मुख्य इसमें कौन थे? सबसे मुख्य थे अरविंदो घोष। कौन थे जी? अरविंदो घोष इसमें सबसे मुख्य थे, ओके। अरविंदो घोष पर जब मुकदमा चल रहा था तो इनको चितरंजन दास ने बचाया, 1 साल ये जेल में रहे, ठीक है। यानी कि 1908 में गिरफ्तार हुए तो 1 वर्ष बाद ये बरी हुए, और बरी होने के बाद में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन से मुंह मोड़ लिया। ये गए आपका पांडिचेरी और वहां पर इन्होंने एक आश्रम बनाया, अरिविले आश्रम। और उसके बाद ये फिर आजीवन संन्यास को धारण करके एक संत जीवन को बिताते रहे।
आपको याद भी होगा, हमने आपको बुक बताई थी द एसे ऑन गीता, ठीक है, लेटर्स ऑन गीता, इस तरह की रचनाएं इनकी थी। लाइफ डिवाइन किसकी बुक है? अरविंदो घोष की। ये उस समय की रचनाएं हैं। यहीं पर इन्होंने 2 लेटर्स जारी किए, कर्मयोगी और धर्म, ठीक है। 1908 में, अब देखो ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोग आपका एकजुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये 1905 की घटनाएं हैं, बंगाल विभाजन के बाद की, हाँ जी। 1908 में आपका मुजफ्फरपुर बिहार में एक जज आया था, किंग्सफोर्ड। ये क्या करता था कि हम भारतीयों को ये दिखता था किसी के छोटे से अपराध के लिए भी बहुत बड़ी सजाएं सुनाता था, बहुत बड़ी बड़ी सजाएं। तो किंग्सफोर्ड को लेकर के बहुत नाराजगी थी, और ये भी अनुशीलन समिति के सदस्यों ने अपने जिम्मे लिया काम। और यहाँ पर 2 व्यक्ति, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दी गई। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हुए, ठीक है। क्योंकि 30 अप्रैल को नहीं, शहीद तो ये मतलब हुए आपका 11 अगस्त 1908 को। तो भैया 30 अप्रैल की क्या घटना है? तो इन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया, किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया। और किंग्सफोर्ड कौन था? ये आपका एक सेशन जज था एक। सेशन मतलब आपराधिक मामलों का जज, सत्र न्यायालय का। तो इस पर इन्होंने बम फेंका, लेकिन वो मरा नहीं, ठीक है। इसमें लेडी किंग्सफोर्ड को चोट आई, वो उनकी एक आपका वो मारी गई। एक उनकी असिस्टेंट थी, वो भी इसमें क्षति पहुंची उनको। तो इन्होंने तो, प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को सुसाइड कर लिया। और बम फेंका था खुदीराम बोस को, फांसी हुई। और भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हैं। इनसे कम उम्र का कोई भी आपका अपराध क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड्स में जिसको फांसी हुई हो, कोई नहीं है। तो खुदीराम बोस, इनका नाम एक बार आप लें सम्मान के साथ में। 1908 में भैया जब इतनी कार्रवाइयां हुई तो अनुशीलन समिति भी निष्क्रिय हो गई। लेकिन एक संगठन बनता है, मित्र मेला, 1899 में महाराष्ट्र में। इसको बनाया था सावरकर बंधुओं ने, यानी कि जो वीर सावरकर थे, उनके भाई थे आपका गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर। तो ये तीनों भाइयों ने इसको बनाया। यही संगठन आगे चल के क्रांतिकारी संगठन बन गया आपका अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। और अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बना। और तरुण इटली, यानी कि इमेजिनी से प्रभावित होकर के उन्होंने एक आपका संगठन बनाया था, तरुण इटली। इटली के एक क्रांतिकारी नेता थे मैजिनी, ठीक है, जो ये विश्वास रखते थे कि जो लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, अगर गलत तरीके से उनका शासन चल रहा है तो आपको हिंसा करके उनको शासन से हटा देना चाहिए। तो मैजिनी से प्रभावित होकर के ये संगठन बना, ठीक है। वीडी सावरकर इस दौरान आपका लॉ की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लॉ की पढ़ाई के लिए ये गए लंदन में, लंदन में। और लंदन में था एक जगह इंडिया हाउस 1905 में। देखिए हम पर शासन कौन कर रहा था? उपनिवेश किसके थे? हम ब्रिटेन के, ब्रिटिशियर्स हम पर हमको गुलाम बना करके शासन कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जो लंदन गए, और लंदन में ही एक घर खरीदा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उनके साथ में लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, मदन लाल धींगरा, ये सब लोग यहीं रहे। और इंडिया हाउस में ये लोग, जो क्योंकि ये कहते थे कि भाई लंदन जो लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ये लोग रिवॉल्यूशन कर सकते हैं अगर इनको सही तरीके से गाइड किया जाए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं, भाषाओं पर इनकी पकड़ है, और इनके मस्तिष्क, इनके आईक्यू लेवल अच्छे हैं। तो इन सब लोगों की वहां पर एक संगोष्ठी होती है आपस में, ठीक है, लंदन में। और इन सब लोगों ने क्या किया कि कर्नल वाइली की हत्या करवा दी। कर्नल वाइली ये एक जासूस था साथी, एक जासूस था जो इंडिया हाउस की खबरों को ब्रिटिश सरकार को देता था कि भाई यहाँ पे कौन मिलने आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये सीआईडी के रूप में काम करता था। तो कर्नल वाइली की हत्या जब इन्होंने 1909 में कराई, ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, मदन लाल धींगरा को फांसी दी गई, मदन लाल धींगरा जी को 1909 में। तो इसका बदला लेने का इन्होंने सोचा। नासिक में क्या किया इन्होंने, गणेश दामोदर सावरकर को भी सजा मिली, क्योंकि इनको सजा मिली थी, ये आपका रिवॉल्यूशनरी राइटिंग कर रहे थे, क्रांतिकारियों को पैदा कर रहे थे। और वहीं पर एक जज था जैक्सन, नासिक में, उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो ये सब के पीछे कौन लोग हैं? तो इन सब के पीछे थे सावरकर बंधु। जब जज जैक्सन की हत्या हुई, लक्ष्मण अनंत करहेरे ने कर दी। तो लक्ष्मण अनंत करहेरे को दे दी गई फांसी। और साथ में गोपाल कृष्ण कर्वे और विनायक नारायण देश पांडे, इनको भी फांसी हुई इसी मामले में, जज जैक्सन की हत्या के मामले में। ये जज था यहाँ पर। अब इस सब चीज की जांच हुई कि भाई सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तो मास्टरमाइंड पता चले वीडी सावरकर है।
और वीडी सावरकर आपका, क्योंकि जो पिस्टल वगैरह यहाँ से आई थी तो वो पिस्टल भी आपका इंडिया हाउस से ही आई थी यहाँ पर, ठीक है, जिन पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था इस हत्याकांड में। तो जांच में पता चला और वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया 1910 में। इनको भेज दिया गया सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में। सेल्यूलर जेल समझ रहे हैं, काले पानी की सजा, ठीक है, सबसे कठिन सजाएं मानी जाती थी ये दो, एक तो बर्मा जेल की और एक आपका सेल्यूलर जेल अंडमान की। और इसके बाद में 11 वर्ष तक जेल में रहे लगभग, और रिहाई हुई इनकी 1921 में। लेकिन इसके बाद में ये सक्रिय आपका राजनीति से एकदम से दूर हो गए। आप लोग सुनते होंगे कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को माफ़ीनामा लिखा कि हमको भैया माफ़ कर दो। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इनको पेंशन भी दी, पेंशनर भी बनाया, और उसके बाद में ये फिर आपका अंग्रेजी कार्यों में, या कहें कि भारतीयों के पक्ष में, या हम ये कहें कि इन्होंने कोई विरोध नहीं जताया इसके बाद में। इंडिया हाउस हमने अभी बताया आपको, भारत स्वशासन समिति वहां पर बनी थी। कब? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अभी आपको देखा होगा गवर्नमेंट ने आपका गुजरात में भी बनाया एक रेप्लिका, प्रतिकृति बनाई है, एक इंडिया हाउस जैसा घर बनाया है सेम। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसमें जुड़े रहे थे। वीडी सावरकर महाराष्ट्र से इसमें जुड़े रहे थे। तो 1911 आप लोगों को याद रखना है। इस सारी घटनाओं की वजह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना कि भाई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बढ़ते जा रहे हैं, हमको बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए, और 1911 में रद्द कर दिया। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे रुक सकती हैं? तो 1912 में एक मामला हुआ, दिल्ली षड्यंत्र मामला। राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में। इस मामले के जो सूत्रधार थे वो थे रास बिहारी बोस, उनके सर्वेंट थे बसंत कुमार, उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी। ये जो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 है, इसका जो वाइसराय था हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय को मारना है। हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में निकल रहा था, तो अपने हाथी पे बैठा हुआ था। तो भैया यहाँ पर आकर के मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद गुप्त, इन तीनों लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इन्होंने चांदनी चौक के इलाके में जब हार्डिंग द्वितीय हाथी पर बैठ के घूम रहा था, तो उस हाथी को इन्होंने बम फेंक करके मारा, और बम फेंक करके मारा तो महावत तो मारा गया। महावत मतलब जो हाथी को चलाता है, लेकिन इसमें हार्डिंग द्वितीय बच गया, ठीक है। तो इसमें खोजबीन शुरू हुई, और खोजबीन के बाद में भी रास बिहारी बोस जी पर भी शिकंजा आया, ठीक है। लेकिन रास बिहारी बोस फरार हो गए, और बाकी इन लोगों को हुई इसमें फांसी। इन्हीं दिनों आपको पता चलेगा कि कनाडा में भी जो लोग भारतीय रहते थे उनके साथ भी भेदभाव होने लगा था। और यहाँ पर दो तरह के लोग थे। तो तारक नाथ थे, वो चला रहे थे स्वदेश सेवक। जीडी कुमार चला रहे थे फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। कनाडा में एक आपका भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। तो यूएस से सिएटल में लाला हरदयाल ने एक अड्डा बनाया, ठीक है, कि भाई हम जो है इस विरोध करेंगे। हमारे साथ कनाडा में, अमेरिका में जो भेदभाव हो रहा है, तो उसका हम विरोध करेंगे। तो सिएटल में लाला हरदयाल ने एक अड्डा बनाया, और यहीं से जो युगांतर पत्रिका थी, हमने बताया, यहाँ से एक युगांतर सर्कुलर जारी हुआ। क्योंकि अमेरिका प्रशांत महासागर पर, पैसिफिक एशियन पर है, तो प्रशांत तट हिंदुस्तान संघ भी इन्होंने बनाया 1912 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और 1913 में, 1913 में क्या हुआ आपका? लाला हरदयाल ने एक संगठन बनाया था, आप सबको पता होना चाहिए। लाला हरदयाल जी के संगठन का नाम क्या था? बोलेंगे भाई फटाफट से। लाला हरदयाल जी के लिए जो संगठन था उसका क्या नाम था? फटाफट से बताएं एक बार। तो आप कहेंगे 1913 में इन्होंने बनाया था गदर पार्टी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने कहाँ पर बनाया था? ये संस्थापक लाला हरदयाल थे 1913, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसको कहा गया भारतीय क्रांति की जननी, द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। भारतीय क्रांति की जननी। प्रशांत तट पर होने की वजह से इसको प्रशांत तट का हिंदी संघ, क्योंकि हिंदी भाषियों के लिए काम कर रहा था। और 1913 में इन लोगों ने गदर मैगजीन छापी, भाई क्रांतिकारी लेख लिखे। पहले उर्दू भाषा में आती थी, फिर पंजाबी में आने लगी, और उसके बाद हिंदी में आने लगी। हेडक्वार्टर इन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर का नाम रखा फ्रांसिस्को में, ये आपका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, युगांतर आश्रम। और नारा दिया जंग का होगा, यानी अब हमको जंग करनी है। इसमें ज़्यादातर सदस्य कौन होते थे? जो लोग कनाडा शिफ्ट हो गए थे, इंडिया के सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्ट हो गए, या किसान लोग अपने व्यापार के लिए, क्योंकि कनाडा में लोग कम हैं और ज़मीन ज़्यादा है, तो बहुत सारे पंजाबी लोग उधर बहुत सारी आपका खेती करते हैं, बागानों को, बड़ी बड़ी भूमि वहाँ पर, क्योंकि कनाडा का क्षेत्रफल आप जानते हैं बहुत बड़ा है। कनाडा का क्षेत्रफल कौन से नंबर पे आता है दुनिया में? तो क्या बोलेंगे? रूस, कनाडा दूसरे नंबर पे, और लोग बहुत कम हैं। लाला हरदयाल बने इस पार्टी के, गदर पार्टी के महामंत्री, ठीक है। क्या बने थे ये?
महामंत्री बने, और सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष बने, बहुत पूछा जाता है। उपाध्यक्ष थे इसके केसर सिंह थतगढ़। कौन थे? केसर सिंह थतगढ़। तो ये लोग क्या काम करना चाह रहे थे? आपसे अगर हम बताएं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ? 1914 से 1918। तो इन लोगों को ये अंदाजा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला है और यही राइट टाइम होगा भारत के लिए एक क्रांति करने का। ठीक है, 1913 में ये लोग इसके बारे में विचार कर रहे थे। लाला हरदयाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया 1914 में। 1914 में इनके क्रांतिकारी घटनाओं की वजह से। और एक घटना हुई थी कोमाटा गारू। कोमाटा गारू क्या है? कोमाटा गारू एक आपका जहाज का नाम है। ठीक है, एक जहाज था, एक सिख व्यक्ति ने इस जहाज को जापानियों से खरीद लिया था। ये एक पानी का जहाज था जिसमें लोग जाते थे कनाडा। तो इसमें 376 यात्री थे, जिसमें 340 सिख लोग थे, 24 मुस्लिम थे और 12 हिंदू थे। ये जहाज कलकत्ता आया 1914 को। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैसे जहाज कलकत्ता आया, घटना क्या है, इसको समझे। तो ये जहाज गया कनाडा। ठीक है, इसमें ये आपका कई जगह रुक के जाता था कनाडा, और कनाडा जिन लोगों को सेटल होना होता था या व्यापार करना होता था वो इसके माध्यम से जाते थे। लेकिन कनाडा में इन लोगों को उतरने दिया, इन लोगों को उतरने दिया, लेकिन सिखों को नहीं उतरने दिया। सिखों को यहाँ पर नहीं उतरने दिया क्योंकि समझ गए थे सिख चला रहे हैं यहाँ पर क्या, आपका गदर पार्टी। तो सिखों को नहीं मिला, आपका वहाँ पर बहुत बदतमीजी उनके साथ में हुई, तो वापस भेज दिया गया वहाँ से। कलकत्ता वापस आया और इन लोगों पर गोलियां चला दी गई जब इन्होंने अपने अधिकार की बात की कि भाई हमको क्यों नहीं उतारे हो। तो कलकत्ता में इन लोगों पर गोलियां चली। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग भगदड़ में मारे गए। तो ये घटना बहुत जिम्मेदार बनी। और इन्हीं दिनों में क्या हुआ आपका कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1914 में। तो जितने भी गदर आंदोलनकारी थे, जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, और वो लोग पंजाब आए। और पंजाब आने के बाद में उन सब का नेतृत्व किया रास बिहारी बोस ने। जो अभी हमने बताया आपका क्या हुआ था 1912 में, दिल्ली षड्यंत्र मामले के जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने जिसकी नींव रखी थी। ठीक है, वापस इन लोगों के अंदर एक आग थी कि भाई हमको अपना बदला लेना, हमारे लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब भारत को आज़ाद कराने के लिए साथ में एक आपका भारत में होम रूल मूवमेंट भी चला। होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो ये होम रूल मूवमेंट क्या था? होम का मतलब क्या होता है? घर। रूल का मतलब शासन। भाई हम भारतीयों का शासन जो है, हम भारतीयों के अनुरूप होना चाहिए, यस और नो। अब अंग्रेज सरकार क्या दोहरी नीति से काम कर रही थी। कई जगह तो ये कहते थे कि भाई डोमिनियन स्टेटस इन्होंने दे रखा था इन देशों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा। तो ये डोमिनियन स्टेटस क्या है कि कुछ मामले तो थे ब्रिटिश सरकार के अधीन, लेकिन बहुत सारे मामले में इन देश के आपका जो नेतृत्व करता होते थे, जो इन देश की कैबिनेट होती थी, तो आंतरिक मामलों पर वो अपने डिसीजन ले सकते थे। लेकिन भारत में सारे डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। तो हम भारतीय कहते थे इस समय पर कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस दो, कुछ केंद्रीय मामले तुम रख लो, लेकिन कुछ मामले हम भारतीयों के लिए दे दो। तो यानी कि इससे क्या होगा, हमारा अपना शासन आएगा, घर का शासन आएगा, इसी को बोलते हैं गृह शासन, होम रूल। तो ये होम रूल मूवमेंट था। समझ गए? यानी कि हमारे भी अधिकार होने चाहिए बहुत सारे क्षेत्रों पर निर्णय लेने के। तो भारतीयों को वो अधिकार मिले जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने दे रखे थे। ठीक है, और इसका कारण था मॉरले मिंटो सुधार, कि भाई इसकी वजह से होम रूल आंदोलन चला। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि भाई हम भारतीयों को देंगे इस तरह के अधिकार, और लेकिन इनका तो आपका डिसीजन मुस्लिम पक्ष की तरफ ज़्यादा हो गया था 1909 में, क्योंकि इन्होंने पृथक निर्वाचन दे दिया था मुस्लिम लीग को। तो कहने का मतलब है इस दौरान में आपका और भी क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, भारतीयों को लगता था कि भाई इन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी युद्ध में, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी 1915 में भारत आए थे। तो गांधी जी ने कहा था अभी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, तो हमें ब्रिटिशियर्स का साथ देना चाहिए। इसलिए गांधी जी को कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और अंग्रेज सरकार ने खुश होकर के गांधी जी को केसर हिंद भी दिया कि भाई हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी का मानना ये था कि ब्रिटिश सरकार की अगर हम मदद करेंगे तो कल को ये हमारे पक्ष में चीज़ें करेगी। और गांधी जी का सोचना एकदम से गलत साबित हो गया था बाद में। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1914 में। तिलक जी जो जेल में थे उनको रिहा कर दिया गया था। 1916 में आप सबको पता होगा लखनऊ पैक्ट में नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग एक हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी समझ में आ गया था ये अंग्रेज हमारे साथ में खेल रहे हैं, ये हमारे हितों की पूर्ति नहीं करेंगे।
तो 1916 में एक अलायंस बन गया, नरम दल गरम दल सब एक हो गए, तिलक जी आ गए उनके नेतृत्व करता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक अच्छा मौका था। तो इस समय पर अगर हमने ब्रिटेन का बहुत जबरदस्त विरोध किया होता, या गांधी जी ने उस समय पर ब्रिटिशियर्स के पक्ष में डिसीजन नहीं लिया होता, तो उस समय पर हम अपनी आज़ादी को प्रशस्त कर सकते थे। लेकिन हमारी आज़ादी इसके बाद में आप जानते हैं कि लगभग आपका 33 वर्षों के लिए टल गई थी। होम रूल लीग ये किससे बना था? ये आयरिश होम रूल से, आयरलैंड में ऐसा ही एक डिमांड उठा था। ठीक है, आयरलैंड में लोगों को तभी तो डोमिनेंट स्टेटस मिला। तो होम रूल उससे प्रभावित होकर के, होम रूल आयरिश होम रूल से प्रभावित होकर के भारत में होम रूल बना। लेकिन दो होम रूल थे भारत में अपने डिमांड उठाने के लिए। एक 1916 में जो बना अप्रैल में पुणे में, वो तिलक जी वाला था। और जो सितंबर 1916 में बना मद्रास बम्बई शेष भारत में, वो एनी बेसेंट का था। अलग अलग चल रहे थे। यानी पहले किसने बनाया है? तिलक जी ने, और इसके बाद एनी बेसेंट। इन्होंने अपनी एक मैगजीन छापी केसरी, मराठी भाषा में। इन्होंने मराठा पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में छापा, ये रोज आती थी, ये वीकली आती थी। तो ये लोगों से अपनी डिमांड रखते थे ताकि लोग अवेयर हो पाए। क्षेत्र इनका महाराष्ट्र और कर्नाटक था इस होम रूल का काम करने का, और लगभग 32,000 सदस्य इसमें थे। अध्यक्ष इसके जोसेफ बैप्टिस्टा थे, बाल गंगाधर तिलक वाली जी के कौन थे? अध्यक्ष। लेकिन यहां पर एनी बेसेंट ने जिम्मेदारी खुद संभाली थी। एक सचिव बनाए थे जॉर्ज अरुंडेल। सदस्य इसमें तिलक जी वाले से कम थे थोड़े, 27,000। इन्होंने भी पत्र लिखे, कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये सब होम रूल के पत्र हैं। एक अन्य पत्र बीजी हार्नीमैन ने बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा, वो भी इसी में काम करते थे। तो कहने का मतलब है कि होम रूल आंदोलन चला भारत में, और उस होम रूल आंदोलन में डिमांड यही थी कि भारत को कैसा स्टेटस मिले? डोमिनियन स्टेटस। यानी कि आपका बहुत सारे मुद्दों पर भारतीयों को भी यह अधिकार मिले कि वो उसके बारे में कुछ सोच पाए। बाल गंगाधर तिलक जी आपको पता होगा, अभी हमने बोला 1914 में रिहा होकर के आए थे। तो 1914 में बाल गंगाधर जी रिहा होकर आए, तो मतलब जेल गए होंगे। तो जेल क्यों गए थे बाल गंगाधर तिलक जी? आपको पता होगा खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर जो बम फेंका, 30 अप्रैल 1908 को फेंका। तो इन्होंने क्या किया, अपने पत्रों में खुदीराम बोस और क्रांतिकारी संगठनों की तारीफ की कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार तो एकदम से चिढ़ गई। तो ब्रिटिश सरकार ने 1908 में ही गिरफ्तार कर लिया था तिलक जी को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1908 में आपका द मिसफॉर्च्यून ऑफ कंट्री, देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लिखा। मांडले जेल में इनको भेज दिया गया, वहां पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी, गीता के ऊपर 6 वर्ष ये जेल में रहे। 1914 में रिहा हुए। एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया 1917 में। ब्रिटिशर्स देख रहे हो, तुरंत गिरफ्तार कर लेते। और इनकी रिहाई हुई दिसंबर में। ठीक है, इनके पक्ष में लोग थे आपका मोतीलाल नेहरू, आपका तेज प्रताप सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट वाले पक्ष में आ गए। फिर लोगों ने बात की कि यार अलग अलग होम रूल मत चलाओ, देखो ठीक है इससे नुकसान होता है, हमारी डिमांड सबकी एक ही है, तो क्यों नहीं हम इकट्ठे हो जाएं। तो दोनों होम रूल अगले वर्ष 1917 में इकट्ठा हो गए थे। इसी को 1920 में अखिल भारतीय होम रूल बनाया गया, और गांधी जी को इसका अध्यक्ष बना करके बाद में क्या हुआ था आपका, ये कांग्रेस में विलय हो गया था इस होम रूल का, कि भाई कांग्रेस भी वही डिमांड कर रही है, तो क्यों नहीं कांग्रेस में मिल जाए। तो इनको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया होम रूल को। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारा आज का छोटा सा टारगेट था जिसको हमने आज अचीव किया है। उम्मीद करेंगे आप एक बार घटनाओं पर विचार करेंगे और रिवाइज करोगे। ये आधुनिक भारत की घटनाएं हैं, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हमने जो मार्क किया है वो सब बेहद इंपॉर्टेंट है। जिस पर हमने बॉक्स बनाया है उसको भूलना नहीं है, बाकी घटनाक्रम को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे आप इसको पढ़ेंगे। और आप जानते ही हैं कल 31 को एसएससी में बहुत सारे सुधारों के लिए टीचर्स की मीटिंग है, और टीचर्स की मीटिंग है तो आप उसमें सब लोग सपोर्ट करना। ठीक है, कि भाई हमारे लिए क्या चाहिए, क्या रिफॉर्म्स चाहिए, कुछ चाहिए। तो आपको अगर कोई आपकी ऐसी बात है तो आप मुझे मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं। आप कुछ भी सुझाव यदि चाहते हैं, नवीन शर्मा 10081992 @gmail.com। कोई भी आपकी बात होगी gmail.com, आप इस पर अपनी बात लिखकर मुझे भेज सकते हैं। कभी भी साथी आपको कोई आवश्यकता भी हो, आपको लगे कि भाई मेरे मैसेज क्योंकि आपका ज़्यादा हो जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह या कहीं पर भी, तो आप इस ईमेल पर अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ओके, बाकी अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। रिवीजन ज़रूर करिए साथी, टारगेट्स को टारगेट्स की तरफ आना है। ठीक है,
जर्नल वे में इसको नहीं पढ़ना, एक फास्ट वे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।